when you get to meet Yashraj sir, and he looked it up and then told Devi ji that will she make the dresses. ये तो सूट्स में घूमती है, ये क्या बनाएगी? तो मुझे एक बार साउथ इंडिया से फ़ोन आया कि कैन आई टॉक टू नीता लुल्ला टेलर। पहले तो मैं बोलूँ ये कौन बात कर रहे हैं, नीता लुल्ला टेलर कहाँ है? मैंने उनको समझाया कि आई एम अ डिज़ाइनर, आई एम नॉट जस्ट अ टेलर। Nita Lula, widely regarded as one of the India's most celebrated fashion designers and costume visionaries. A four-time national award-winning costume designer. For over 3 decades, she has shaped some of India's cinema's most iconic looks, from the timeless grandeur of Jodha Akbar and Devdas to films like Mohenjo-daro and Dal. मैंने 1-1.5 महीना सुबह जल्दी से उठ के सैंडविचेस बनाना शुरू किया और हमारे घर के नीचे स्कूल है तो वहाँ पे बच्चों को बेचना शुरू किया। पहले महीने में मैंने 500 रुपये बनाए और वो 500 रुपये मैंने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी। तो मुझे कभी भी ना मेरे पेरेंट्स से लेना था पैसा, ना मेरे सास ससुर से, बिकॉज दैट वाज आई थिंक मे बी मेरी अपब्रिंगिंग में डैड ने सिखाया था कि अपने पैरों पे खड़े रहो। 3 चीज़ें कभी तुमको भूखा नहीं मारेगी कि रोटी कपड़ा मकान। ये मेरे दिमाग में बैठ गया था। आई थिंक दैट वाज द केस, सो आई डिडंट टेक मनी फ्रॉम एनी ऑफ देम। और मुझे था कि मैं अपने बलबूते पे मैं पैसे बनाऊं और मेरा मशीन खरीदूं। मोहिंजो-दरो की भी स्टोरी है ना, जहाँ आपने ड्रेस डिज़ाइन किया था और उसके बेसिस पे पूरा गाना रिकॉर्ड हुआ था। हम शूट कर रहे थे भुज में। हमारे पास बहुत सारा ओल्ड स्टॉक पड़ा था बीड्स का हमारे कॉस्ट्यूम रूम में, तो मैंने वो ले लिया। बर्ड स्केलेटन्स और फेदर्स ये सब मिले, अलग अलग किस्म के शेल्स। मैं कॉस्ट्यूम रूम में गई, मैंने उसको पेंट कर दिया, टर्बन बनाया उस वक्त और उस पे पूरा ये सिलाई करना शुरू किया। वो पूरा एक हेडगियर बन गया। शॉट ख़त्म करके आशु सर आए, आके देखा, बोला नीता ये तो बहुत सुंदर है। और ये जो हेडगियर बना है ना, एक्चुअली गाना था नहीं, वो जो वेडिंग गाना है वो बाद में फिल्म में प्लेस किया गया था बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द होल लुक। लेट्स से किसी को पता नहीं है कांस और मेट गाला फेस्टिवल क्या है, हाउ यू विल एक्सप्लेन? आपने जोधा अकबर की फिल्म का पूरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, एंड आज भी उस फिल्म को उसके रॉयल एस्थेटिक्स एंड ग्रैंड कॉस्ट्यूम के लिए याद किया जाता है। तो मैं अगले दिन गई वहाँ पर आशु के ऑफिस में। एक बात पे तो हम दोनों सहमत थे कि वेजिटेबल डाइज यूज़ करना है, एज करना है कपड़ों। तुम सिर्फ और सिर्फ 5 कलर्स यूज़ करोगी फॉर राजपूत क्लैन और सिर्फ 5 कलर्स यूज़ करोगी फॉर मुगल क्लैन। और बनने कितने कॉस्ट्यूम से? व्हाट आर यू सेइंग? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे केन्स और मेट गाला फेस्टिवल क्या है और क्यों रेड कारपेट कल्चर को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। मोहेंजो-दरो और जोधा अकबर जैसी आइकॉनिक फिल्म्स के कॉस्ट्यूम के पीछे की रियल स्टोरीज़ क्या हैं। श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े स्टार्स से कैसे एक्सपीरियंस रहे और कैसे मिनिमल एफर्ट्स में क्राउड में और बेटर और प्रेजेंटेबल दिख सकते हो। फैशन इंडस्ट्री के चेंजिंग ट्रेंड्स, सेलिब्रिटी इमेज बिल्डिंग और क्या चैलेंजेस एक क्राफ्ट्समैन को फेस करने पड़ते हैं। बिलीव मी, यू आर गोना एन्जॉय दिस एपिसोड। ये सब जानने के लिए एपिसोड को अंत तक देखिए। एन्जॉय द शो। Thank you so much, ma'am, for coming here. Ma'am, you have spent decades making Bollywood actors look unforgettable on the screen. But before that, who was Nita Lula before world knew your name? Like, how do you want to introduce yourself? नीता लुल्ला एक आम लड़की थी जिसको बहुत मस्ती पसंद थी, पढ़ाई नहीं करनी थी और बहुत ही मतलब अपने धुन में, अपने मौज मस्ती में
स्कूल बंक करने में बस माहिर रहती थी। बहुत पेरेंट्स से गुस्सा खाती थी क्योंकि पढ़ाई नहीं करनी, फेल होना और स्कूल नहीं जाना। तो बस यही है मेरी कहानी। कभी मार इसके खाया है पहले पेरेंट्स से? बहुत बहुत, लेकिन ठीक है। आपने कहा था एक बार कि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी इसलिए आपने 16 साल की एज में शादी कर ली। हाँ, टेल मी अबाउट द स्टोरी, क्या रिएक्शन था फैमिली का? तो ऐसे ही एवं ही मेरे डैडी ने बोला तुम पढ़ाई नहीं करोगी, तुम्हारी शादी करा दूंगा। मैंने कहा अभी करा दो। तो बोले आर यू सीरियस? आई सेड आई एम वेरी सीरियस, आई हैव नेवर बीन सो सीरियस। और बस सिर्फ एक ही होना चाहिए कि लड़का अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और उसका बिजनेस भी होना चाहिए, बस फिर आप देख लो जो करना है। एंड मेरे डैड ने ऐसा लड़का ढूंढा और मैंने हाँ कर दी। सो आपको पहले से डिज़ाइनर बनना था, लाइक व्हाट लेड यू टू बिकम अ डिज़ाइनर? नहीं आयुष, मुझे पहले से डिज़ाइनर नहीं बनना था। इनफैक्ट मेरे लाइफ का कोई गोल ही नहीं था, क्योंकि इतनी मस्ती थी मेरी लाइफ में। इतना मैं मार्बल्स खेलना, काइट उड़ाना, मोटरसाइकिल, हॉर्स राइडिंग, और मुझे कभी ये नहीं लगता था कि मैं कुछ करूँगी या बनूँगी। मैंने ये सोचा था कि बस अब 10th स्टैंडर्ड पास करके बम्बई जाके मस्ती मारना है और बस ऐसे ही लाइफ चलेगी। क्योंकि एक 15 साल 16 साल की लड़की उस वक्त क्या सोचेगी कि क्या ही करेगी। अब के ज़माने में आप देखते हैं तो बहुत आजकल की टीनेजर्स बहुत सोचते हैं आगे का। हमारे टाइम पे ये नहीं था कि हम ठीक है ना, जो है सो है। और इसी माइंडसेट को लेके मैं चल रही थी। नो, मैंने सुना है कि नॉर्मली पीपल कॉल डिज़ाइनर एज अ टेलर। आपके साथ अभी ऐसा हुआ है, किसी ने आपको टेलर कहा हो? सो ऐसे हुआ कि मेरे डैड हमेशा मुझे बुक्स ला के देते थे कि ये पढ़ती तो नहीं है पर देख के कुछ ना कुछ सीखेगी। और मेरा जो स्टाइल सेंस था वो था ढीले जीन्स और मेरे डैड की शर्ट्स। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डिज़ाइनर बनूंगी या तो डैड मुझे ये मैगज़ीन्स ला के देते थे और उस वक्त में ना सिर्फ 2 मैगज़ीन्स मिलती थी। और वो भी साल में दो मैगज़ीन्स। तो वो ला के देते थे, मैं देखती थी उसमें कभी कोई स्कार्फ अलग से पहना हुआ है, कोई कुछ अलग से पहना हुआ है। तो कपड़े तक तो मैं पहुंची नहीं थी कभी भी, लेकिन वो स्कार्फ कैसे उसको अलग से पहनना है, बाल में बांधना है, गले में बांधना है, वो सब मैं कोशिश करती थी, ट्राई करती थी और मेरे बहनों पे ट्राई कर लेती थी। तो मेरे ख्याल से वो मेरा पहला स्टिंट था। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे इन-लॉज़ डॉक्टर्स हैं सब। उन्होंने कहा तुमको कुछ करना है तो घर बैठ के तुम करोगी भी क्या? तो मैंने कहा मैं कुकिंग तो नहीं करूँगी, डेफिनेटली मुझे वो तो करना नहीं है, और मैं टेलरिंग कर लेती हूँ तो कुछ ना कुछ तो नए कपड़े बना लूँगी, पहन लूँगी। तो उन्होंने मुझे कॉलेज में डाला, SNDT यूनिवर्सिटी, और मुझे लगा कि चलो मस्ती मार लेते हैं यहाँ पर भी। लेकिन ये बहुत सीरियस कोर्स था और मेरी पहले ईयर मैंने पूरा बंक किया। तो प्रिंसिपल ने कहा मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुला के कंप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि तुम तो फेल होने वाली हो। तो मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े और फिर कहा कि नहीं, मैं अगला सेमेस्टर और अगला साल मैं पढ़ूँगी। बट मेरी जो विजुअल सेंसिबिलिटीज़ थी वो सिर्फ ग्रास्प बहुत ज़्यादा करती थी, और मैं किताबों में पढ़ के नहीं सीखती थी, मैं टीचर्स को देख के, जैसे पैटर्न मेकिंग हमारी टीचर थी, वो कैसे कटिंग कर रही है उसको देख के मैं सीखती थी। तो ये कर आके मेरे 4th सेमेस्टर में मैं आई केम 4th इन द यूनिवर्सिटी। एंड फिर प्रोफेसर ने कहा कि प्रिंसिपल ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम PhD इन कॉस्ट्यूम हिस्ट्री करो। मैं हंसने लगी, मैंने कहा मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी थी, मुझे लगा ये हॉबी होगी और आप मुझे बोल रहे हो कि PhD करो। कहाँ, दूर दूर तक नहीं होने वाला मैम, मुझे माफ़ कर दो आप। तो खैर हेमंत ने मेरा नाम प्रपोज़ किया एज हिज सक्सेसर प्रोफेसर, तो मुझे वो पढ़ाना पड़ा। और फिर सडनली मैं एक्चुअली कोरियोग्राफी करना चाहती थी, तो वहाँ से मैंने 2-2.5 साल कोरियोग्राफी की और उसके बाद में मुझे एक फ़िल्म करने को मिली। तो जैसे फ़िल्म बनी, और क्योंकि मेरा कोई सेट प्रोसेस नहीं था, आई यूज्ड टू गो विद द फ्लो, और
डिज़ाइंस मेरे बहुत अलग किस्म के बनते थे, तो उस पिक्चर का बहुत ही कपड़ों को लेके बहुत चर्चा हुई। तो मुझे एक बार साउथ इंडिया से फ़ोन आया कि कैन आई टॉक टू नीता लुल्ला टेलर। तो पहले तो मैं बोलूँ ये कौन बात कर रहे हैं, नीता लुल्ला टेलर कहाँ है? तो फिर मैंने उनको समझाया कि आई एम अ डिज़ाइनर, आई एम नॉट जस्ट अ टेलर। और देन उन्होंने मुझे बताया कि क्या काम था, एंड वहाँ से जाके टेलर से निकल के मेरा नाम टेलर से लेके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से लेके कॉस्ट्यूम टेक्नीशियन हो गया अभी। क्या क्या डिफरेंस है कॉस्ट्यूम टेक्नीशियन एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर में? कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर तो फिल्म्स के कपड़े बनाता है, लेकिन ये जो नाम है कॉस्ट्यूम टेक्नीशियन, ये मुझे यश जी ने दिया था, ये मिस्टर यश चोपड़ा ने। और उन्होंने कहा था कि तुम डिज़ाइनर नहीं हो बेटा, तुम टेक्नीशियन हो, क्योंकि तुम ओवरऑल लुक कैरेक्टर को समझ के, गाना सुन के तुम खुद डिज़ाइन करती हो, और तुम्हारे दिमाग में रहता है कि ये मूवमेंट कैसी होगी और इसका बैकड्रॉप क्या है और इसको मैं कैसे प्रोजेक्ट करूँगी और एक्टर कैसे फील करेगा, तो तुम हर एक चीज़ की टेक्निकलिटी में जाती हो. So that's how I got the name costume technician. How did motherhood change your life? Motherhood, it was a very, at that point in time, was a very easy process for me, thanks to my mother-in-law and my mother who were there to look after my children. And मुझे इतना जो आजकल डिफ़िकल्टीज़ जो मदर्स को होती है ना, बिकॉज दे आर वर्किंग, दे गो आउट ऑफ द हाउस, इतना नहीं महसूस हुआ इन ऑल ऑनेस्टी, बिकॉज मेरा जो वर्कशॉप था वो घर पे था और मेरे 1 या 2 मशीन्स थे, वहीं से काम होता था, तो मैं हमेशा घर पे रहती थी, लेकिन जब काम होता था तो बाहर जाती थी. सो आई डिडंट फील दैट, यू नो, एंड माई चिल्ड्रन वर मोर लाइक माई फ्रेंड्स. तो मेरा बेटा तो 5 साल तक ही यूज्ड टू कॉल मी नीता, बिकॉज वो अपनी दादी को दादी बोलता था, लेकिन उस दादी और नीता के बीच का मम्मा कहाँ है उसको वो नहीं पता था. आई वॉज मोर लाइक अ फ्रेंड. आई वॉज ऑल ऑफ 17-18. तो 5 साल के बाद ही स्टार्टेड कॉलिंग मी मम्मा, और मेरे साथ आई यूज्ड टू टेक हिम एंड आई हैव अ सैक टू कॉलेज. तो कॉलेज में जब मेरी क्लास हो तो या टीचर्स उसके साथ बेबी सिट करते थे या मेरी फ्रेंड्स जिनका क्लास नहीं होता था. तो इट वाज, आई वेंट विद द फ्लो ऑफ थिंग्स लाइक आई डिड इवन इन माय एज अ अनमैरिड गर्ल. सो रियली आज के ज़माने के हिसाब से जो इश्यूज़ लोग फेस करते हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, टू बी ऑनेस्ट मैंने वो कभी इतना महसूस नहीं किया, बिकॉज आई जस्ट टुक इट ऑल इन माई स्ट्राइड. एंड टाइम्स चेंज, थिंग्स बदलती हैं, और आई थिंक यू नो विद द टाइम्स द सिनेरियो ऑफ एवरी लाइफ चेंजेस, सो इट ब्रिंग्स डिफरेंट चैलेंजेस. हाँ, ये चैलेंजेस होते थे कि जब मैं काम पे जाती थी तो कौन रहेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली घर में मेरी सास थी या मेरी मम्मी के पास चले जाते थे बच्चे, तो दे वर देयर. अ मदर फिगर वाज देयर. आई हैव रीडन वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ योर्स, जहाँ आप सैंडविचेस बेचते थे स्कूल के बच्चों को, एंड उनकी पहली कमाई से आपने एक सेकेंड हैंड स्विंग मशीन बाई किया था. सो टेल मी अबाउट दैट स्टोरी. सो एज ए यंगस्टर मेरी पूरी फैमिली सोचती थी कि तो इसका तो कुछ होना ही नहीं है, ये क्या करेगी, ना पढ़ाई करती है, पूरा टाइम मस्ती मारती है, पूरा टाइम. मेरी प्रिंसिपल मेरी मम्मी को स्कूल में बुलाती थी, तो सबको यही लगता था. बट जब मेरी शादी हुई और मैंने काम शुरू किया तो सबको लगा कि ये अब ये काम कर रही है, और मतलब घर पे घर का काम तो क्या ही करेगी. तो मुझे ऐसे लगा कि ठीक है, आप लोग को नहीं समझ आता तो ना सही, लेकिन यू नो उस वक्त पे हमें पॉकेट मनी मिलती थी. तो घर पे भी पॉकेट मनी मिलती थी और मेरी सास भी पॉकेट मनी देती थी, बट वो मैं खर्चा कर लेती थी ऑन डिफरेंट थिंग्स. एंड तब तक मेरा बेटा भी था, तो आई यूज्ड टू
spend money on him. तो मुझे कभी भी ना मेरे पेरेंट्स से लेना था पैसा, ना मेरे सास ससुर से, बिकॉज दैट वाज, आई थिंक मे बी मेरी अपब्रिंगिंग में जो डैड ने सिखाया था कि अपने पैरों पे खड़े रहो, और यू नो 3 चीज़ें कभी तुमको भूखा नहीं मारेगी, कि रोटी कपड़ा मकान, ये बराबर से इसकी टेक्निक सीख लो, या इनमें से कोई भी एक, जैसे कुकिंग हो या टेलरिंग हो या मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हो तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया था. आई थिंक दैट वाज द केस. सो आई डिडंट टेक मनी फ्रॉम एनी ऑफ देम. और मुझे था कि मैं अपने बलबूते पे मैं पैसे बनाऊं और मेरा मशीन खरीदूं. तो मैंने 1-1.5 महीना सुबह जल्दी से उठ के सैंडविचेस बनाना शुरू किया, और हमारे घर के नीचे स्कूल है तो वहाँ पे बच्चों को बेचना शुरू किया. तो पहले महीने में मैंने 500 रुपये बनाए, और वो 500 रुपये मैंने एक फ़र्स्ट हैंड मशीन ख़रीद ली. उस वक्त सेकेंड हैंड मशीन 500 रुपीज़ की होती थी, तो वो ख़रीदी. अभी भी है आपके पास वो मशीन? मशीन है, अभी भी है. और उसके बाद में मैंने फिर अगले महीने थोड़े से और सैंडविचेस बेचे, और थोड़ा सा जो काम किया था उसमें से जो कमाई हुई उससे मैंने मेरा सेकेंड हैंड मशीन ख़रीदा. फिर जो थर्ड मशीन ख़रीदा मैंने नया ख़रीदा, बिकॉज बाय देन आई हैड मेड मनी इनफ टू बाय अ न्यू मशीन. 1700 की मशीन आती थी उस वक्त. सो या, एंड जब मैंने तीसरा चौथा मशीन ख़रीदा तो माई इन लॉज एंड माई फैमिली एंड एवरीवन फेल्ट कि नहीं, ये कुछ सीरियस करने की सोच रही है. There is very interesting phase of your life where you work on the ships for shoots and fashion related assignments. So how did you get that opportunity? तो मेरी फिल्म की करियर के पहले आई वॉज वर्किंग एज अ फैशन कोरियोग्राफर, और मेरा काम था विद जीनी नवरोजी. शी वॉज द बिगेस्ट व्हेन इट केम टू फैशन शोज़. तो उसके शोज़ काफ़ी इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के होते थे, और काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ होते थे. तो ये अलग अलग लोकेशंस में होते थे, कभी कभार तो शिप्स पे भी होते थे. तो वहाँ पे हम लोग शोज़ किया करते थे शिप्स पर. You have worked with various directors and producers. So किसके साथ आपने काम किया है? Like how was the experience? So I've worked with almost all the producer directors in the industry, almost all. And I have worked with almost about 100-120 actors. आप इंडियन ले लो और इंटरनेशनल एक्टर्स ले लो, पॉप आर्टिस्ट ले लो, और इंडियन व्हेन आई से आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर इंडिया. तो आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ देम एंड आई हैव डन 400 फिल्म्स. आपकी पहली फिल्म कौन सी थी जहाँ आपने काम किया? तमाचा मेरी पहली प्रोजेक्ट थी, और मैंने जब डिज़ाइन किया था तो मेन स्ट्रीम डिज़ाइन का टेक्निक मैंने सीखा था. तो मेन स्ट्रीम डिज़ाइन की टेक्निक और फिल्म डिज़ाइन का टेक्निक बहुत अलग है, और ये मुझे बात पता नहीं थी. तो ये फिल्म मुझे करने को मिली तो जब मैंने पहली ड्रेस बनाई, इसकी शूट जो थी वो यहीं पर मुंबई में वर्सोवा में थी, और वहाँ पे उस पहले दिन पे 100 डांसर्स थे, और इतनी धूप में सब रेडी थे और मुझे ड्रेस बनानी थी. पर उस वक्त पहले से आप फिटिंग कर लो, ट्रायल कर लो, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं. क्योंकि जो मेरे पहले के डिज़ाइनर्स थे उनकी फिटिंग्स में प्रॉब्लम्स आती ही नहीं थी. तो ड्रेस सीधा शूट पे आ जाता था. तो जब मैंने पूछा कि फ़िटिंग्स कैसे होंगे, क्योंकि मैं आती थी उस जॉनर से जहाँ मेन स्ट्रीम में फ़िटिंग्स पहले हुआ करते थे, तो बोले फ़िटिंग्स नहीं होता, तुम ड्रेस पूरा रेडी ले आ जाओ सुबह 9 बजे सेट पे. तो मैंने कहा ठीक है, और मैं ड्रेस ले गई. और जब मैं ड्रेस ले गई तो किम्मी काटकर की ड्रेस थी ये. उसकी मम्मी ने ड्रेस मेरे से लिया, बोला तुम बैठो मैं ट्रायल करा लेती हूँ. मैं बैठ गई. अंदर से आवाज़ें आने लगी, आवाज़ें थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, और
टेंशन का माहौल हो गया। तो ऐसे कर्टन था, कर्टन खुला तो किमी खड़ी थी और उसने ड्रेस पहना नहीं था। तो उनकी मम्मी ने कहा ये ड्रेस तुमने बनाई है? मैंने कहा हाँ। तो बोले तुमको पता भी है कि कॉस्ट्यूम टेक्निक क्या होता है? तुमने जो ड्रेस बनाई है ना उसमें मेरी बेटी का कुछ नहीं होने वाला ना, वो अच्छी लग रही है, तुम प्लीज़ ड्रेस ले जाओ, मैं शूट कैंसिल कर रही हूँ। शूट कैंसिल, ये भी मुझे पता नहीं था कि शूट कैंसिल क्या होता है। तो मैंने फिर बोला कि तुम लोगों को जब फिल्म कॉस्ट्यूम्स नहीं आती ना, तुमको करना नहीं चाहिए, तुमको बनाना नहीं चाहिए कपड़े। और मैं बहुत अपसेट हो गई और मैंने कहा मैंने टेक्निक तो करेक्ट बनाई थी, क्योंकि मेरे हिसाब से की जो टेक्निक थी उस हिसाब से मैंने करेक्ट बनाई थी। तो मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गई। तो प्रोड्यूसर जो थे वो मेरे ब्रदर थे, बोले बाहर आओ। बाहर गई, बोले नीता ये ड्रेस अगर नहीं बन सकता नो प्रॉब्लम, तुम ले जाओ इसको, मैं दूसरे डिज़ाइनर को बुला के बनवा लेता हूँ, लेकिन आज की मेरी शूटिंग कैंसिल हुई। कैंसिल होने का मतलब ये है कि 100 लोग का आज मुझे भरना पड़ेगा, सेट का भरना पड़ेगा, सबका पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन शूट नहीं होगी। तो उस चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो मुझे तब खटकी कि बाप रे ये क्या हुआ। तो मैंने बोला नहीं मैं बनवा लूँगी ड्रेस। तो बोले नहीं इसका टेक्निक अलग होता है बेटा, तुमको नहीं आता। तो वहाँ पे एक मास्टर जी थे जो ये सब देख रहे थे। तो वो मेरे पास आए, बोले बेटा क्या हुआ? मैंने कहा मास्टर जी मेरी ड्रेस पहनी नहीं, मैंने देखा भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बोले ड्रेस बताओ। मैंने ड्रेस बताया उसको, तो उसने देख के बोला ये टेक्निक गलत है। मैंने कहा पर मैंने तो यही सीखा है। तो बोले नहीं, तुमने जो टेक्निक से बनाया वो सही है, लेकिन जो हमारी टेक्निक बनती है ना वो ये नहीं है। तो बोले तुम बोल दो कि मैं बना देता हूँ, बना दूँगी और सुबह को आ जाना। तो मैंने कहा नहीं मास्टर जी मैं आपके साथ चलूँगी, मुझे देखना है। तो यहाँ माहिम में उनका एक छोटा सा ऐसे वर्कशॉप था। तो हम लोग वहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि कुछ मटेरियल्स चाहिए थे वो लेके आओ। तो मैं जब तक वो मटेरियल्स लाई 4 साढ़े 4 बजे थे। 4 साढ़े 4 बजे से लेके 3 बजे सुबह तक मैं उनके कारखाने में बैठ के समझ रही थी, और वो मुझे सिखा रहे थे कि इसका कट ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और मुझे देख के समझने में बहुत मतलब फटाक से मैं समझ जाती हूँ। तो अगले दिन हम फिर ड्रेस लेके गए, और मेरे साथ में एक और ड्रेस आया था, किसी और का आया था। तो फिर प्रोड्यूसर ने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये पहन के देख तो लो एक बार, क्योंकि ड्रेस बहुत सुंदर बनी थी। तो किमी की मम्मी ने बोला ठीक है। तो वो लेके गई ड्रेस अंदर। फिर अंदर बातें होने लगी। फिर मैंने कहा अभी तो नीता लुला तेरा करियर स्टार्ट होने से पहले गया, ख़त्म। फिर उसने पर्दा खोला तो किमी ने वो ड्रेस पहनी हुई थी। तो उनकी मम्मी ने मुझे कहा कि ये ड्रेस तुमने बनवाया? मैंने कहा हाँ, और मैं सीख भी गई कि कैसे बनता है। तो उन्होंने मेरे माथे पे चूमा और बोला तुम ना बहुत बड़ा काम करोगी इंडस्ट्री में, क्योंकि ना से हाँ में लेके आना उसमें हिम्मत चाहिए होती है, और मैंने तुम में वो हिम्मत देखी है। एंड आई वाज ऑल ऑफ 19-20 दैट टाइम। You were also to get about the fire from the Bollywood, no? At our initial stage. This is what it was. Oh my God. यही था मेरा पहला ड्रेस। I have heard one of the interview when you get to meet Yashraj sir, and he looked it up and then told Sridevi ji that will she make the dresses? Like ये तो सूट्स में घूमती है, ये क्या बनाएगी? वो ऐसे ही बोलने का तरीका था, बट उनको लगा कि ये तो बहुत छोटी है, ये क्या कपड़े बनाएगी इतनी बड़ी फिल्म की। और ये फिल्म थी लम्हे। तो फिर मैंने जो काम किया उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला। तो यश जी वॉज द फर्स्ट टू कॉल मी एंड से बेटा तुमको नेशनल अवार्ड मिला है। मैंने कहा यश जी वो क्या होता है? तो बोले तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा अवार्ड लेने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, आई विल सेंड माय हस्बैंड। तो देन श्रीदेवी टोल्ड मी कि तुमको समझ नहीं आता, नेशनल अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है, तुमको जाना तो पड़ेगा ही। And that's how I went for it. But yeah, from there to there was a big change. आपने जोधा अकबर की फिल्म का पूरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, एंड आज भी उस फिल्म को उसके रॉयल एस्थेटिक्स एंड ग्रैंड कॉस्ट्यूम के लिए याद किया जाता है।
So how did you design that costume? Like what went behind designing such a historical film? सो आशुतोष गवारीकर के साथ काम करना मतलब एक हिस्ट्री की पूरी पीएचडी लेना है, बिकॉज उनका जो रिसर्च होता है वो इतना परफेक्ट होता है कि मतलब क्या ही आप रिसर्च कर लोगे, इतना ज़्यादा रिसर्च होता है उनका। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया उनके ऑफिस में कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ जोधा अकबर और ये तुम्हें करना है, तो बोले कि देखो मेरा रिसर्च सब रेडी है और इसमें से जो रिसर्च तुमको चाहिए तुम ले लेना। तो मैं देख रही हूँ तो इतने सारी किताबें ऐसे 3 रोज़ रखे हुए हैं। मैंने कहा इसमें से मैं क्या कैसे रिसर्च करूँगी, अब वो तुम्हारे ऊपर है। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया और तब तक लोगों को पता चल गया था कि ये स्क्रिप्ट सुनती है, ये गाना सुनती है, इससे स्क्रिप्ट देना होता है। तो आई वॉज द फर्स्ट डिज़ाइनर इन द इंडस्ट्री टू आस्क फॉर अ स्क्रिप्ट, टू आस्क फॉर अ नरेशन कि मुझे सुनना है, क्योंकि एज अ फैशन कोरियोग्राफर मुझे विजुअलाइजेशन अभी मेरे जहन में हो गया था, मेरी आदत पड़ गई थी विजुअलाइजेशन करने की। तो आई वुड लिसन टू द कैरेक्टर एंड आई वुड स्केच। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया, फिर बोले कि ये स्क्रिप्ट दिया मुझे कि ये स्क्रिप्ट है, पढ़ लो। अब पढ़ लो तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो बोले कि नहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो वो पहली स्क्रिप्ट थी जो मैं, या पहला ही किताब था जो मैंने पूरी पढ़ी थी, मेरे लाइफ की पहली किताब थी। और वो पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि इसमें और ज़्यादा विजुअलाइजेशन हो जाती है। और मैं पढ़ते पढ़ते मैं नोट्स अंडरलाइन करके स्केच कर रही थी। तो मैं अगले दिन गई वहाँ पर आशु के ऑफिस में 2-3 दिन बाद, और मैंने कहा बहुत सुंदर मैंने विजुलाइज़ किया है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, ये कलर्स यूज़ करने हैं। तो बोले आराम से रुको, अब बात मेरी ध्यान से सुनो। एक बात पे तो हम दोनों सहमत थे कि वेजिटेबल डाइज यूज़ करना है, एज करना है कपड़ों को, लेकिन बोले कि बात ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ 5 कलर्स यूज़ करोगी फॉर राजपूत क्लैन और सिर्फ 5 कलर्स यूज़ करोगी फॉर मुगल क्लैन। 5 कलर्स में क्या होने वाला है? बोले नहीं, और वो भी फ्लैट कलर्स, उसका शेड ये वो नहीं, 5 और 5। और बनने कितने कॉस्ट्यूम से? 2400। What are you saying? तो मैंने कहा दिस वॉज टू गुड टू बी ट्रू कि इतना अच्छा पिक्चर और 5-5 कलर्स में मैं क्या ही करूँगी। लेकिन जब हमने बनाया कलर कॉम्बिनेशंस और जो अब आखिर दुनिया देखता है वो बन गया। Do you feel that कि working on Jodha Akbar film changed the way industry look towards your art? I think the way industry looked at my art changed from my first film, Tamacha, because my clothes were very different and cutting edge from the work that was being done in the industry. और वहाँ से लेके जो मैंने एक्सेप्टेंस देखी इन माय फिल्म लम्हे और चांदनी की लास्ट में जो मैंने काम किया था, या डर, या आईना, या खुदा गवाह, या रूप की रानी चोरों का राजा, कुछ ये जो थोड़ी फिल्म्स हैं जिनका मुझे ऐसे नाम ऑफ हैंड याद है। और हम दिल दे चुके सनम के वक्त तो मैंने ये सोच लिया कि मेरा करियर दी एंड हुआ, क्योंकि इसके आगे मैं क्या ही कर लूँगी, क्योंकि सब बात करने लगे कपड़ों के बारे में। इंडिया में पहली दफ़ा जर्नलिस्ट वर राइटिंग अबाउट क्लोथ्स ऑफ द फिल्म, एंड मुझे मेल्स आते थे इतने सारे, मतलब गोनी भर के कि क्या कपड़े बने हैं। उस वक्त कोई मोबाइल तो था नहीं, तो मेल्स आ जाते थे ऐसे ऐसे गोनी भर के। एंड फिर देवदास आई, तो उस वक्त तो मैंने कहा 100% इसके आगे तो मैं बेहतर कुछ कर ही नहीं सकती। देवदास का भी अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था? हाँ,
तो फिर हुआ। तो मेरी जो वर्क का प्रोग्रेशन है ना, उसमें काफ़ी माइलस्टोन्स हैं, या मेरी स्माइलस्टोन्स हैं कि बहुत एक्सेप्टेंस हुई है मेरे काम को लेके। तो आई वुडंट से इट वाज ओनली जोधा अकबर, आई वुड से इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। कभी ऐसा हुआ है जहाँ आपने आधे एक घंटे में पूरा कॉस्ट्यूम रेडी कर लिया हो? 2.5 घंटे में। कौन सा? डर की एक सीक्वेंस थी, तांडव था जूही चावला का, और वो लास्ट मिनट यश जी ने सोचा कि हम ये प्लेस करेंगे मूवी में। तो मुझे फ़ोन किए, और जब भी यश जी को स्ट्रेस हुआ करता था या कुछ अर्जेंट चाहिए था तो फ़ोन आता था, ब्यूटीफुल। तो मैंने बोला सर क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम हुई? तो बोलते नहीं तुम सेट पे आ जाओ, मैं समझाता हूँ। तो मैं चली गई सेट पे, और वहाँ पे बाहर यश जी और मनमोहन देसाई जी बैठे थे, जो इंडियाज़ एस कैमरामैन। तो बोले कि हम ये सीक्वेंस डाल रहे हैं डर के अंदर, जूही का तांडव है, वी नीड एन आम्रपाली। ऐसे ठीक है, बन जाएगा ना, तो स्ट्रेस क्या है, 2.5-3 घंटे में शूट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊँ? तो बोले हाँ जाओ। तो मैंने वहाँ से पहले फ़ोन किया, वर्कशॉप के अंदर चीज़ें रेडी कराई, और उस वक्त मैं बहुत चीज़ें रेडी रखती थी। आई वॉज द फर्स्ट डिज़ाइनर टू हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड टू गेट एक्सेसरीज, शूज़, ये वो सब, क्योंकि मेरी कमर्शियल फिल्म्स भी चलती थी, मैं करती थी, और वो सब मेरे गाड़ी में बैग में पूरा बैग भर के रहता था, और एक छोटी मशीन रहती थी, और जो चीज़ें मुझे लगती हैं वो सब रहता था मेरे साथ। और मैं मेरे अटेलियर में भी, वर्कशॉप में भी फैब्रिक्स रखती थी रेडी। तो मैंने फ़ोन करके बोला ये फैब्रिक रखो, ये रेडी करो, मैं आ रही हूँ, हमें ये ड्रेस बननी है। और मेरे मास्टर्स को आम्रपाली की बनने की आदत थी, क्योंकि हमने श्रीदेवी के लिए बहुत सारा बनाया था आम्रपाली आउटफिट्स। तो मैंने कहा आप ढांचा रेडी करो, मैं आ रही हूँ, और वो बना देंगे। तो जब तक मैं पहुँची तो उन्होंने उस आधे पौने घंटे में वो ढांचा रेडी कर दिया था आम्रपाली का। फिर हमने उस पर जो भी काम करना था वो करवा लिया, ब्लाउज़ बना दिया 1-1.5 घंटे में, और मैं लेके गई, और वो सीन शूट हुआ। तो या 2.5 आवर्स। अभी एक मोहिंजोदड़ो की भी स्टोरी है ना, जहाँ आपने ड्रेस डिज़ाइन किया था और उसके बेसिस पे पूरा गाना रिकॉर्ड हुआ था। मोहिंजोदड़ो बहुत ही मेरे लिए चैलेंजिंग फिल्म थी, और बहुत सुंदर फिल्म थी फॉर अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, बिकॉज उसमें ज़्यादा करके अगर आप देखोगे पूजा हेगड़े के कपड़े या ऋतिक के कपड़े, उसमें ज़्यादा सिलाई नहीं है, वो सब बांधा हुआ काम मैंने किया था। तो वो ऑर्गेनिक फील लेने के लिए मैं ये चाह रही थी कि जो चीज़ें हमें आज मिलती हैं वो नहीं लेके जो मुझे अर्थ से मिलती हैं, स्टोन्स हुआ, जो भी अर्थ से मिलता है, मैं वो लेके उससे काम करूँ। तो हम शूट कर रहे थे भुज में, इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। तो मैं बैठी थी वहाँ पे ऐसे ही, तो हमारे पास बहुत सारा ओल्ड स्टॉक पड़ा था बीड्स का हमारे कॉस्ट्यूम रूम में, तो मैंने वो ले लिया। फिर मैं वॉक कर रही थी वो उस फील्ड पर, और मुझे थोड़े से कुछ ऐसे ना बर्ड स्केलेटन्स और फेदर्स ये सब मिले, तो मैंने वो उठा के रख लिया। फिर थोड़े बहुत ऐसे अलग अलग किस्म के शेल्स, क्योंकि भुज से आगे तो शेल्स और पता नहीं अजीब अजीब किस्म की चीज़ें मिली, तो मैंने वो सब उठा लिया। मैं कॉस्ट्यूम रूम में गई और मैंने उनको पहले धुलवा दिया पूरा, और जितनी भी चीज़ें थी उनको मैंने, मेरे पास हमेशा पेंट रहता था, तो मैंने उसको पेंट कर दिया। तो जब मैंने पेंट करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कॉस्ट्यूम टीम मेरी आके बैठ गई, और उन्होंने बोला अब मैम कुछ ना कुछ तो करेगी। तो मैंने उठा के उसमें एक टर्बन लेके टर्बन बनाया उस वक्त, और उस पर पूरा ये सिलाई करना शुरू किया, और सिलाई करते करते वो पूरा एक हेडगियर बन गया। तो 1.5 घंटे में मैंने वो पूरी हेडगियर बना ली,
और सब बैठे थे, गाना गा रहे थे, देख रहे थे सुन कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बनाते बनाते वो गाना गाते गाते हमारा 1.5 घंटा कैसे ख़त्म हुआ पता नहीं चला। फिर शॉट ख़त्म करके आशु सर आए तो बोले मैंने सुना लोगों को गाते हुए, और आके किसी ने बोला कि मैम उधर मैजिक करिए मैजिक। तो आके देखा, बोला नीता ये तो बहुत सुंदर है। और ये जो हेडगियर बना है ना, एक्चुअली गाना था नहीं, वो जो वेडिंग गाना है वो बाद में फिल्म में प्लेस किया गया था बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द होल लुक। आपकी एक केन्स और मेट गला की स्टोरी भी है ना, जहाँ आपने ऐश्वर्या जी का कॉस्ट्यूम पूरा रेडी किया था। कांस में मैंने ऐश्वर्या का, ये मेरे ख्याल से कांस की पहली स्क्रीनिंग थी फॉर इंडिया, देवदास की स्क्रीनिंग। तो मैंने उसके लिए साड़ी बनाई थी एंड इट गॉट रियली रियली अप्रिशिएटेड, जो आज दिन तक अप्रिशिएट होती है। लेट्स से किसी को पता नहीं है कांस और मेट गला फेस्टिवल क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में हाउ यू विल एक्सप्लेन। एक्चुअली कांस अलग है, मेट गाला अलग है, तो हम कांस और मेट गाला को साथ में नहीं बता सकते। कांस फिल्म फेस्टिवल इज़ अ फेस्टिवल वेयर ऑल द मूवीज़ दैट आर गोइंग टू बी रिलीज्ड उसको देखा जाता है। वहाँ पे बायर्स आते हैं अलग अलग देशों के, जो फिल्म खरीदने चाहते हैं उनके देश के लिए, तो वो रहती है। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस इवेंट मिक्स्ड विद ग्लैमर। तो बहरहाल वही मेन क्रक्स है कांस का। और उसमें ग्लैमर जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसमें एक्टर्स को ले जाते हैं, तो एक्टर्स कैसे दिखते हैं, ड्रेस करते हैं, वो लेके कांस का पूरा ये ग्लैम वैल्यू बढ़ जाता है। और रेड कारपेट कल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है? रेड कारपेट कल्चर का ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंस है कि आप जब कोई बहुत महत्वपूर्ण इवेंट पे जाते हो, जैसे एक फिल्म की प्रीमियर हुई या कांस हुआ या कोई इवेंट हुआ जहाँ पे आप दिखते हो कि आप अटेंड कर रहे हो, तो उसमें सेलिब्रिटीज़ रेड कारपेट पे रुकते हैं ताकि जो कैमरा लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो कैमरामैन हैं, वो उनकी पिक्चरें खींच सके और ये बता सके कि ये इवेंट में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे या ये लोग आए थे और इन्होंने अटेंड किया था। आपके हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट लुक कौन सा रहा होगा कांस और मेट गला फेस्टिवल में से? बहुत सारे लुक्स हैं, क्रिएटिविटी में आप बेस्ट लुक बोल ही नहीं सकते। जैसे बहुत लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, तो आप किसके लिए बोलोगे, क्योंकि आप क्रिएटिविटी को नाप तोल नहीं सकते। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये भागा है तो ये फर्स्ट आया है या ये लास्ट आया है, वो हो ही नहीं सकता। तो विद दैट पैरामीटर आई वुड नेवर गेज। 2024 में एक नैन्सी त्यागी करके थी एंड बहुत ही वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे बिकॉज शी स्टिच हर ओन आउटफिट। सो एज ए डिज़ाइनर सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा आपको उसमें? मेरे ख्याल से इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू स्टिच, एंड इफ शी हैज स्टिच हर ओन आउटफिट इट इज़ कमेंडेबल कि ये इतनी छोटी सी लड़की, उसको स्टिचिंग आई है तो उसने वो अपने खुद के ड्रेस बना के शी इज़ अटेंडेड द कांस फिल्म फेस्टिवल। In my career, what has really made my product stand out is that I stitch clothes myself as well. और इसमें क्या होता है, आपको अपनी टेक्निक पता चलती है, आपको ये पता चलता है कि जिसके लिए आप सी रहे हो तो उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या अच्छी तरह बैठेगा, क्या कंफर्ट देगा। फिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आई फील कि, and now I'm talking as a professor and as a costume designer who knows cutting and stitching, बहुत ज़रूरी है डिज़ाइनर्स को ये आना कि पीस कट कैसे करना है और स्टिच कैसे करना है, जो हम कहीं आज की तारीख में in our journey to become designers are forgetting that. कभी ऐसा हुआ है where you cannot finish the work on time? No, कभी नहीं, touch wood. You also designed the wedding dress of Aishwarya Rai. How much did that cost?
I don't have a cost to that. कैसे कैसे डिज़ाइन किया? हाउ डिड योर इक्वेशन स्टार्ट विद It was ऐश्वर्या? my equation with Aishwarya Rai started almost 14-15 years before her wedding. Hmm. So that equation was very different, where I was part of her journey. Hmm. But her sari was specially woven in Kanchipuram. Hmm. और उस वक्त कांचीपुरम की जो साड़ीज़ वीव होती थी वो रियल जरी में होती थी. Hmm. और फिर ब्लाउज़ बनी थी उसमें, क्योंकि साड़ी पूरी रियल जरी की थी तो ब्लाउज़ में भी रियल जरी का काम था, वो किया हुआ था. कभी ऐसा हुआ या पीपल ने आपको बोला हो कि भले ही हमारा बजट हनीमून का ड्रेसिंग में चला ले, फिर भी हम नीता लुला से ही डिज़ाइन करवाएंगे? ये बहुत एस्पिरेशन वाली चीज़ें डिज़ाइनर्स को सुनने को मिलती हैं, लेकिन एज अ डिज़ाइनर Hmm. हमें ये पता नहीं चलता कि उनकी हनीमून की बजट इसमें गई हो या कुछ. Hmm. लेकिन जब वो बजट लेके आते हैं तो एज फैशन डिज़ाइनर्स या कुटूरियर्स Hmm. हमारा ये रहता है कि हम कोशिश करके जो वो बजट लाते हैं Hmm. उसमें काम करें. Hmm. हाँ, ये नहीं होता कि आप नीता लुल्ला के पास आ रहे हो इन ऑल ऑनेस्टी तो आप 20,000 का बजट लाओगे या 30,000 का बजट लाओगे. बट जो भी आपका बजट रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी वर्क बैकवर्ड्स. सो व्हाट वाज द सोर्स फॉर डिजाइनिंग द कॉस्ट्यूम? लाइक आप कैसे रेफरेंस लेते हैं? तो आयुष, डिज़ाइनिंग का ना एकमात्र रूल होता है. Hmm. इट्स नॉट कि आपने फोटोग्राफ्स देख लिए और बुक पढ़ लिया और आपने, या फोटोग्राफ देख ली पिंटरेस्ट पे कुछ देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, उसको कॉपी कर लिया, वो नहीं होता. Hmm. पहली बात तो R&D के लिए आपको एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रोफेसर्स आपको सिखाते हैं R&D. Hmm. True. ओके. और आपको ये, आपका दिमाग और माइंड और हार्ट खुला रहना चाहिए कि हाँ, मुझे अलग कुछ बनाना है, मुझे कुछ सीखना है. Hmm. योर माइंड हैज़ टू बी क्यूरियस Hmm. कि मुझे ये करना है और कैसे करना है वो मुझे सीखना है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, जब आप पढ़ाई करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको बहुत पसंद. Hmm. जैसे एज अ स्टूडेंट मुझे एडवर्ड ईरा बहुत पसंद था. उसमें लेस था, कॉसेट्स थे, ऑफ शोल्डर्स थे, और रेनेसांस की जो स्ट्रेंथ थी, वो उसमें कलर्स जैसे डीप कलर्स यूज़ किए करते थे. तो वो मेरे दिमाग में बहुत था. और जब मैं डिज़ाइन करती थी तो उसमें कहीं ना कहीं वो आ जाता था. उसका एस्पेक्ट, उसको कहते हैं फिलॉसफी. और मेरे प्रोफेसर्स मुझे बताते थे कि ये जो तुम कर रही हो ना, ये एडवर्डिन ईरा में से, ये 16th सेंचुरी में से, ये 15th सेंचुरी में से. तो वो आपको, आपके दिमाग में बैठ जाता है. और आप जब कपड़े बनाते हो तो वो सेंसिबिलिटी उसमें खुद ब खुद चले जाती है. आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उसके बाद में ये जो आप, जिस पे आप काम करते हो और ग्रो करते हो, वो आपकी फ़िलॉसफी बन जाती है. तो वो फ़िलॉसफी को लेके आप जब कुछ भी देखते हो, जैसे आपने अभी बोला बुक पढ़ते हो, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन. तो वो इंस्पिरेशन आप लेकर अपनी जो कलेक्शन है वो अपनी फ़िलॉसफी को उसमें घोल कर आप उसको बनाते हो. तो मेजरली ये रहता है डिज़ाइन का सिस्टम. और जब आप इस किस्म से काम करते हो ना, तो एक इंडिविजुअलिटी, एक आइडेंटिटी आ जाती है आपके कपड़ों में. भले ही अलग अलग कपड़े हों, लेकिन जो आगे देखता है तो वो बोलता है अच्छा, ये इसका जो कट है ना, ये नीता जी का कट है या किसी और का कट है. जैसे मेरी फिल्मों में मेरे ऑफ शोल्डर ब्लाउजेस सब जानते थे मेरा है, क्योंकि मैंने शुरू किया था डर में जूही पर. फिर हर एक फिल्म जो मैं जिसमें कपड़े बनाती हूँ, तो कहीं ना कहीं एक गोल्ड कुछ ना कुछ आ जाता है, गोल्ड लेकर. तो वो मेरी आइडेंटिटी बन गई है.
लहंगे और अलग कट्स, एडवर्डियन कट्स ब्लाउजेस में लेके, तो वो डर में मैंने किया, हमदिल में किया, देवदास में भी वो आइडेंटिटी चली आई है। तो उसको बोलते हैं फिलॉसफी एंड इंस्पिरेशन, ये दो अलग चीज़ें रहती हैं। ट्रू। जस्ट टेल मी नो कि अभी क्या चल रहा है करंट ट्रेंड में फैशन में फॉर मेल एंड फीमेल बोथ? बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जेंजी को कुछ और चाहिए, मिलेनियल्स को कुछ और चाहिए, बेबी बूमर्स को कुछ और चाहिए, लेकिन So, how पावर can- एंड्रोजिनस लुक्स विच आर comfortable for male female, the cuts, the suits, the jackets, those are very popular. So just tell me how someone can look presentable between the group of audience with the minimal efforts. You are asking me to give you a whole class in fashion, which is not possible, Ayush. But presentable, अगर मैं आपको एक या दो लाइन में बताऊं तो it comes with your style statement and the comfort of the clothes that you're wearing. अगर आप comfortable हो अपने कपड़ों में तो you'll look presentable. अब एक कॉस्ट्यूम बहुत फेमस हुआ था, वेडिंग कॉस्ट्यूम ऑफ विजय सर एंड रश्मिका जी. सो एज अ डिजाइनर आप हाउ डू यू सी दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग? It's everybody likes their own kind of looks, no? Like I told you, creativity is something that cannot be judged. So when you see someone first, so what do you notice, like outfit or a jewelry? I notice the personality. Because I'm trained to notice personality, I'm trained to notice character, not clothes and jewelry, because that's what I make. मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट पढ़ा था एक आर्टिकल में विच सेज दैट फैशन फॉलोज द लॉस ऑफ फिजिक्स. लाइक एवरी फैब्रिक कैरीज द मोशन, एवरी सिलट क्रिएट्स फोर्स एंड एवरी डिजाइनर चेंजेस द प्रेजेंस. डू यू बिलीव दिस? एब्सोल्युटली. मैं एक चीज़ मेरे वर्कशॉप में हमेशा बोलती हूँ जब हम काम करते हैं, ड्रेप करते हैं, और कभी कभार जब नए रिक्रूट्स रहते हैं मेरे साथ काम करने के लिए, तो उनको कभी समझ नहीं आता कि मैम बोल क्या रही है. मैं बोलती हूँ कपड़ा बात करता है. बिकॉज जब आप कपड़ा ऐसे पकड़ते हो तो उसकी मूवमेंट से आपको पता चलता है कि वो क्या है. जब आप कपड़ा मैनिक्विन पे ड्रेप करते हो, आप लाख कोशिश कर लो उसको ऐसे पिन करके रखने का, पर वो बैठेगा नहीं और वो पीस बराबर से सेट होगा नहीं. अगर आप उसको वहाँ पकड़ लेते हो और उसको अपनी जगह से फोल्ड होने देते हो और गिरने देते हो, तो वो खुद ब खुद अपनी एरिया समझ लेता है और पकड़ लेता है. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कपड़े के साथ कुश्ती मत करो यार. आपको ये बात कर रहा है, बोल रहा है भाई मुझे ऐसे मत पिन लगाओ क्योंकि मैं बैठूंगा ही नहीं ऐसे. तो मेरे टेलर सब हंसते हैं कि मैम आप बोलते हो कपड़ा बोलता है. मैंने कहा हाँ बोलता है, लगा के देख लो. हाउ इंडियन ब्रांड कैन शो द डिजाइन्स ग्लोबली? Indian brands are already showing globally, Ayush. The whole world is seeing, waking up to Indian brands. Indian brands were already working with international designers earlier, except that they were not, we never called them brands then. Weaving हमारे यहाँ से होती थी, डाइंग यहाँ से कलर्स डाई करके लेके जाते थे, एम्ब्रॉयडरीज लेके जाते थे. अब दियोर का ही देख लो, यहीं पे बनता है उनका एम्ब्रॉयडरी. सो this is already happening. Except that now, because the world is waking up to India, and Instagram and digital medium has made the world so small कि सब आपको 1 सेकंड में 2 मिनट में पता चल जाता है. So yeah, everyone's waking up to India. कोई challenges, any challenges faced by the Indian craftsmen? A lot of challenges in weaving. वीविंग में आप देखो, वीवर 1 या 2 साड़ी हफ्ते के या 10 दिन के बनाता है. कलमकारी का जो क्राफ्ट है उसमें देखो अभी वो आर्टिस्ट रहे नहीं, क्योंकि उनके बच्चे अब कलमकारी का क्राफ्ट परस्यू नहीं कर रहे हैं. तो चैलेंजेस तो बहुत है, एंड वी विल सी the craft dying out very soon. A lot of crafts, if we don't stand up and wake up to the fact that this is a craft that will die out if we don't do something about it. Weaving जो इतनी सुंदर process has been taken over by machines now. तो जहाँ
मुश्किल से 15 मीटर बनता था, अब 1500 मीटर बनने लगा है. So at this stage of life, do you feel satisfied? What No. you have achieved? Or still No. that hunger to create more remains? Still hunger to create more. I don't think I'll be ever satisfied. I'm very greedy on that front. I want to do more and more. Like what gives you dopamine today at this stage of life? My work, see? What advice do you want to give to the next generation who can take this legacy of fashion forward? Fashion forward is a legacy in itself. Taking fashion to its next level is up to the future generation. It's very important that you break away from the mindset of I'm going to become a designer and think I'm going to become a fashion technician. Because there is so much requirement in the world for good technicians. Whether it is an illustrator, whether it's a textile designer, whether it's an artist who can create designs for skirts and dresses, whether it's pattern makers, whether it's embroiderers. There is so much that is there. There is so much. If we break away from that mold कि नहीं मुझे तो स्टाइलिस्ट बनना है, एक्टर्स के साथ काम करना है, या मुझे तो डिज़ाइनर बनना है और मुझे collection banana and I'm going to stand and see and say this is what I didn't want and this is what I want, despite the fact that you don't know what you want. It is very essential that people wake up to that. People wake up to the truth of what you can do. You know, ये मेरे से पॉसिबल है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये इसमें ना मैं सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करने वाला हूँ बिकॉज आई लव एम्ब्रॉयडरी. मैं सिर्फ रिसर्च करने वाला हूँ बिकॉज आई लव रिसर्च. And believe me, when you do this and you're true to yourself, there is so much business for everyone because it is not only India that will come to you, it is a world that will come to you. Because you just asked me about how can we take this global. This is exactly how we can take it global. And I teach the tune of physically 1,000 students a year and 15,000 students online digitally. पर सबको सिर्फ डिज़ाइनर बनना है. व्हेन आई मेंटर देम आई टेल देम कि आपकी जो स्किल है ना वो द स्किल इज़ मोर इन प्रिंट, द स्किल इज़ मोर इन वीविंग और क्रोशे. आप वो करो, उसको आप बढ़ाओ. Because people will come to you if your product is what they want, and the world over wants products. And you know what is required to create design. This adds to the creation of design. This adds to the creation of a unified fashion source. True. Thank you so much for coming. Thanks. Hope you enjoy the episode. I hope you did. थैंक यू सो मच एपिसोड को एंड तक देखने के लिए. आज का एपिसोड एक चीज़ क्लियर करती है कि क्यूरियोसिटी से ही क्लैरिटी आती है एंड क्लैरिटी से ही प्रोग्रेस. हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है और उसका सही जवाब हमें एक बेहतर इंसान बनाता है. अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव नहीं इंसाइटफुल लगाओ, कंटेंट नहीं पर्सपेक्टिव लगाओ, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर पॉडकास्ट ला सकें. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अंटिल देन स्टे क्यूरियस.